welcome you all to Bishop Academy online classes. Students, today Human Health and Disease chapters में हम आज पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम का मतलब क्या? एड्स क्या है? हाई रिस्क इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, मतलब कहाँ पर हाई रिस्क है इस डिजीज़ से। लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, ह्यूमन इम्यूनो वायरस का, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, उसमें प्रिवेंटिव और साथ साथ ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रिवेंटिव मेजर्स इसके क्या हैं। ज़्यादातर तो प्रिवेंटिव मेजर्स ही हैं, ट्रीटमेंट तो अभी तक इसका कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं हम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है क्या। इट वाज द फर्स्ट रिपोर्टेड इन यूएसए। सबसे पहले यूएसए में इसको रिपोर्टेड किया गया इन 1981 एंड इन लास्ट 25 ईयर्स इट हैज़ किल्ड मोर देन 25 मिलियंस पीपल। जिस समय तक इसका डिटेक्शन हुआ, जिस समय जैसे कि इस समय कोरोना वायरस का हुआ है और लाखों लोग इस समय मर चुके हैं और मर रहे हैं, सेम उसी तरह से जब सबसे पहले आया तो उस समय मोर देन 25 मिलियन पीपल्स का डेथ हुआ था। होता किससे है यह? इसका तो डिटेक्शन जब डिजीज़ कोई आता है, जब डिजीज़ होता है तो उसके बारे में पता लगाया जाता है, साइंटिस्ट उसके बारे में पता लगाते हैं कि वह वायरस है, बैक्टीरिया है, किसके वजह से हो रहा है। तो सबसे पहले जब इसको डिटेक्ट किया गया तो पता चला इट इज़ द काज्ड बाई ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। यह एक अलग तरह का वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। अब देखो, इस वर्ड में ही इसका सेंस है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। इम्यूनोडिफिशियंसी मीन्स जैसे कोरोना वायरस है, अगर किसी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो वह उसको कम अफेक्ट कर रहा है, उसी तरह से एड्स है। इसका नेम ही है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। यानी अगर यह बॉडी के अंदर एंट्री कर गया तो बॉडी का इम्यून सिस्टम पूरी तरह से वीक हो जाता है। इसका रीज़न क्या होता है कि यह वायरस जो होते हैं वह सीधे टी लिम्फोसाइट्स, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, यह सीधे अटैक करते हैं किस पर? टी लिम्फोसाइट्स पर, जो हमारे बॉडी के लिए एक सोल्जर्स का काम करते हैं। टी लिम्फोसाइट्स, उनके ऊपर ये वायरस सीधे अटैक करते हैं। तो जब टी लिम्फोसाइट्स बॉडी से जब डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं इस डिजीज़ में, तो हम समझ सकते हैं हमारी बॉडी की इम्यूनिटी क्या हो जाएगी? पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। यानी एड्स कोई एक पार्टिकुलर टाइप का डिजीज़ नहीं है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड मीन्स एक्वायर किया गया, इम्यूनोडिफिशियंसी जो इम्यून को डिफिशिएंट कर दिया मीन्स समाप्त कर दिया या कम कर दिया, और सिंड्रोम मीन्स होता है ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज सिम्टम्स। तो बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के डिजीज़ के सिम्टम्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इसके वजह से ये एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एचआईवी का यहाँ पर डायग्राम जो दिया हुआ है, इसका जो आरएनए होता है, वायरल आरएनए है, यह इसकी कोर है, और एक प्रोटीन की कोट होती है, लगभग हर वायरस में पाया जाता है, प्रोटीन और लिपिड की। यह वायरस, कोई भी वायरस है, बॉडी के जब आउटसाइड रहता है तो वह पूरी तरह से इनएक्टिव स्टेज में रहता है, एज ए नॉन लिविंग सब्सटेंस के फॉर्म में रहता है। लेकिन जैसे ही यह बॉडी के अंदर किसी ह्यूमन बॉडी को, किसी लिविंग थिंग्स को जब ये टच करता है, उसकी बॉडी में जैसे ही एंट्री करता है तो पूरी तरह से रिप्लिकेट करना शुरू करता है। और सबसे पहले जो हमारे बॉडी के जो सोल्जर्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स, जो फाइट करते हैं उनसे, उनको ही वह धीरे धीरे समाप्त करना शुरू करता है। तो यह, और इसमें एक और प्रोसेस जो पाया जाता है इस वायरल आरएनए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यहाँ पर दिया हुआ है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसमें होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन है क्या बता चुके हैं ऑलरेडी, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए से आरएनए का बनना। लेकिन यह फिर से क्या करता है, एक बार डीएनए से आरएनए बनाएगा तो आरएनए से फिर डीएनए बना देगा, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इसमें होता है। और यहाँ पर वायरल का एंजाइम है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। यह
और किस कैटेगरी के वायरस में आते हैं, वो आते हैं रिट्रो वायरस। ये वायरस की एक अलग कैटेगरी होती है, जनरली आर्थ्रोपॉड्स और अदर ऑर्गेनिज्म में ये पाए जाते हैं, एनिमल्स में। इट हैज़ आरएनए जीनोम, इसका जो जीनोम होता है वह आरएनए का होता है, इनक्लोज इन ए इनवेलप। ट्रांसमिशन, अब सबसे पहले अब आते हैं कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, बॉडी के अंदर एंट्री कैसे करता है। तो ट्रांसमिशन आप HIV यक्कर ऐसे डायरेक्टली कभी नहीं हो सकता है जब तक कोई सेक्सुअल कांटेक्ट ना हो, किसी फ्लूइड का कांटेक्ट ना हो। ब्लड डोनेशन से भी होता है, इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज कर दिया गया किसी हेल्दी पर्सन के बॉडी में तो उसके बॉडी में वो एंट्री कर जाता है। तो ट्रांसमिशन सबसे पहले देखो दिया है क्या, बाई सेक्सुअल कंटैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई एड्स से इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ अगर सेक्सुअल कंटैक्ट होता है तो उसकी बॉडी में वह हेल्दी पर्सन के बॉडी में भी वह एंट्री कर जाएगा। बाई ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड। कंटेमिनेटेड ब्लड का मतलब हो गया कि जो अफेक्टेड ब्लड है जिसमें HIV के वायरस प्रेजेंस है। अब तो ब्लड जो भी डोनेट किया जा रहा है तो सबसे पहले HIV का टेस्ट किया जाता है उसमें कि कहीं अफेक्टेड ब्लड तो है कि नहीं, ठीक है। तो उसके थ्रू हो सकता है या ब्लड के प्रोडक्ट से हो सकता है। बाई शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल, जैसे ड्रग एडिक्ट्स जो पीपुल्स होते हैं उसमें से मान लो कोई अगर अफेक्टेड है एड्स से और एक ही नीडल्स का वह यूज कर रहे हैं ड्रग्स को लेने के लिए, तो जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वह जब शेयरिंग करते हैं इन्फेक्टेड नीडल्स का तो वह उनके बीच में वह स्प्रेड हो जाता है। और भी हो सकता है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू जो है इन्फेक्टेड मदर से उसके चाइल्ड में भी जा सकता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसे मेथड डेवलप हो चुके हैं कि अगर यह पहले पता चल जाए कि वो फीमेल जो है एड्स से अफेक्टेड है तो कुछ प्रोसेस के थ्रू वो चाइल्ड में उसके ट्रांसमिशन को रोका जा सकता है। इट इज़ नॉट स्प्रेड बाय द, लेकिन यह कभी भी एड्स मोर टच, फिजिकल कांटेक्ट, मेयरली टच, फिजिकल कांटेक्ट, हैंड शेकिंग, हाथ मिलाने से, इट ओनली स्प्रेड थ्रू द बॉडी फ्लूइड, केवल बॉडी फ्लूइड का कांटेक्ट जब होता है तभी यह बॉडी के अंदर एंट्री करता है। हैंस द इन्फेक्टेड पर्सन शुड नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी। कभी भी इसलिए इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी के फ्लूइड से ही बस हो सकता है, मियरली टच से कभी नहीं होगा। इसलिए ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन को फैमिली से आइसोलेट नहीं करना चाहिए। यहाँ दिया भी है शेयरिंग नीडल्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्शन फ्रॉम ब्लड प्रोडक्ट्स, ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू इट्स फिटस। अब हाई रिस्क इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, अब किसके थ्रू हो सकता है या हाई रिस्क क्या है, जैसे दोज हैविंग द मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, उनमें कोई अफेक्टेड होगा तो वह स्प्रेड हो सकता है। ड्रग एडिक्ट्स अभी जस्ट बताए हैं, वह टेकिंग द ड्रग्स इंट्रावेनेसली। इंट्रावेनेसली का मतलब जो इंजेक्शन के थ्रू जो ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स एंड एल्कोहल अगले टॉपिक में है उसमें पढ़ाएंगे। इंट्रावेनेसली का मतलब होता है कि वह जो है कोई भी जो ड्रग्स इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं और एक ही इंजेक्शन का यूज जो है कई उसके पार्टनर्स हैं उनके बीच में वह कर रहे हैं उस ड्रग्स को लेने के लिए, तो उनमें वह स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। चिल्ड्रेन बॉर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर, या चिल्ड्रेन जो हुआ है जिसका बर्थ हुआ है इन्फेक्टेड मदर से तो वह पहले से ही अफेक्टेड है। डायग्नोसिस जो इसका जो किया जाता है, कैसे हम पता करते हैं, हर एक डिजीज़ को का डायग्नोस करने का एक अलग मेथड होता है। तो इसका जो मेथड है उस टेस्ट को कहते हैं एलिसा। एलिसा मीन्स एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। इसके थ्रू यह एक डायग्नोसिस का प्रोसेस है। इसका डिटेल हमें नहीं पढ़ना है कि यह टेस्ट कैसे किया जाता है, बस हमें यह जानना है एलिसा है क्या। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड के थ्रू जो है, जैसे कि टाइफाइड का टेस्ट के लिए क्या विडॉल टेस्ट करते हैं, उसी तरह से एड्स की डायग्नोसिस के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। फुल फॉर्म इसका है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, ठीक है। अब फिर आते हैं हर एक पैथोजेंस का कोई न कोई क्या उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड? द एंट्री ऑफ पैथोजेंस इनसाइड द बॉडी
and appearance of the first symptoms, the time duration between the entry of pathogens inside the body and appearance of the first symptoms is called incubation period. इसका सेंस ये हुआ कि जैसे बॉडी के अंदर पैथोजेंस की एंट्री होती है, फिर वह बॉडी के अंदर जब सर्वाइव करता है, जितने समय में सर्वाइव करने के बाद से हमारे बॉडी में जब उसका सिम्टम्स दिखाई देता है, इन्फ्लेमेशन के रूप में दिखाई देता है, तो वह जो ड्यूरेशन होता है अलग अलग पैथोजेंस का अलग अलग क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड. मीन्स द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द एंट्री ऑफ पैथोजेंस इनसाइड द बॉडी एंड अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम्स इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड. तो टाइम गैप बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ द एड्स इज कॉल्ड द इंक्यूबेशन पीरियड. और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 5 to 10 days. यानी अगर 5 to इट मे वेरी फ्रॉम फ्यू मंथ, कुछ मंथ्स, डेज नहीं, कुछ मंथ से लेकर के 5 to 10 years तक का हो सकता है. मतलब आज हम अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए हुए हैं तो तुरंत हमें वह एड्स का सिम्टम्स नहीं दिखाई देगा. वह कम से कम उसमें कुछ मंथ लग सकते हैं या कुछ ईयर्स भी लग सकते हैं. और डिजीज ही है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. मीन्स जैसे बॉडी के अंदर एंट्री करेगा हमारे इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट करना शुरू करता है. जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं बॉडी के, जो हमारे बॉडी में फाइट करते हैं इन्वेडर्स से, उनको यह सीधे सीधे डिस्ट्रैक्ट करता है. तो बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है. यानी अगर हमें माइनर फीवर भी अगर होता है, माइनर कट या इंजरी भी अगर होती है, तो जल्दी जो है सही नहीं होता है. ठीक है, तो ये है इंक्यूबेशन पीरियड. यहाँ पर दिया है कि हाउ लॉन्ग टेक्स द इन्फेक्टेड पर्सन टू शो द सिम्टम्स. या फ्यू मंथ से लेकर के 5 to 10 years तक हो सकता है. अब आते हैं लाइफ साइकिल ऑफ HIV. HIV इसमें बताए RNA है इसका कोर. ठीक है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रिट्रोवायरस के कैटेगरी में आते हैं यह. और इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी पाया जाता है. आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन द वायरसेस इंटर्स द माइक्रोफैक्स. हियर द RNA रिप्लिकेटेड, अभी जस्ट बताया RNA रिप्लिकेट करता है एंड टू फॉर्म ए वायरल DNA. तुरंत क्या बनाता है, वायरल DNA. यानी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द ट्रांसक्रिप्शन? कन्वर्जन ऑफ RNA फ्रॉम DNA इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. लेकिन इसमें क्या हो रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है. यानी DNA से RNA बना और फिर RNA से फिर DNA बना लिया. और जब फिर RNA से DNA बना तो नया DNA प्रिपेयर हो गया और फिर वह ट्रांसक्रिप्शन करेगा, फिर वह RNA बनाएगा और फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा. तो इस तरह से यह मल्टीप्लाई करता जाता है बॉडी के अंदर. और जितना ही ज़्यादा रिप्लिकेट करेगा, जितना ही ज़्यादा रिप्लिकेट करेगा, उतना ही ज़्यादा हेल्पर टी सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा. और जब हेल्पर टी सेल्स को जो डिस्ट्रॉय करता है तो बॉडी की इम्यूनिटी उतनी ही क्या होती जाती है, वीक होती चली जाती है. यानी हमें किसी तरह का, जैसे हमारे बॉडी का एक सिस्टम है कि कोई भी इन्वेडर अगर एंट्री कर रहा है तो जो भी बॉडी के जो फाइटर्स हैं, WBC हो गया, मैक्रोफैक्स हो गए, T सेल्स हो गए, B सेल्स हो गए, ये फाइट करते हैं उससे. या डिफरेंट टाइप्स के जो एंजाइम्स होते हैं, जैसे लाइसोजाइम हो गया जो हमारी स्किन पर पाया जाता है, वो फाइट करते हैं. लेकिन इसका काम क्या है, इस वायरस का काम क्या है कि सबसे पहले किसको मारता है, कि जो फाइट करने वाले हैं, पहले उन्हीं के ऊपर अटैक करता है. इसलिए बॉडी की इम्यूनिटी पूरी तरह से क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है और ये डिजीज हो जाता है. एड्स एक कोई पार्टिकुलर डिजीज नहीं है, इसका नाम ही है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. एक्वायर्ड मीन्स हम एक्वायर्ड किए किसी दूसरे पर्सन से. इम्यूनो डिफिशियंसी यानी हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम की डिफिशियंट हो गया, कम हो गया. सिंड्रोम मीन्स होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज. ठीक है, तो माइक्रोफैक्स कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स एंड हेंस एक्ट लाइक ए HIV फैक्ट्री. बॉडी के अंदर HIV की फैक्ट्री एक बन जाती है. क्योंकि यह रिट्रोवायरस की कैटेगरी में आते हैं और रिट्रोवायरस की ये प्रॉपर्टी होती है क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की. यानी DNA से बनाते हैं RNA और फिर RNA से फिर DNA बनाते हैं. प्रोसेस क्या है, हम सेंट्रल डोगमा में पढ़ चुके हैं जेनेटिक्स में. प्रोसेस क्या है, DNA से RNA बनता है और RNA से फिर प्रोटीन बनता है. लेकिन इसके केस में क्या होता है, अगला स्टेप नहीं पूरा करता है. जैसे ही DNA से RNA बना तो RNA से फिर DNA बनाया, तो जब फिर DNA बना तो फिर वह ट्रांसक्राइब करेगा और ट्रांसक्राइब करके बना देता है. ठीक है, द वायरस पार्टिकल्स इंटर द हेल्पर टी सेल्स. इस चीज़ को बता चुके हैं ऑलरेडी. हेल्पर टी सेल्स को वो क्या करता है,
अफेक्ट करता है और उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट प्रोग्रेसिवली डिक्रीज इन द बॉडी ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन विद द डिक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ टी सेल्स। जब नंबर टी सेल्स अभी जस्ट बता चुके हैं, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी पूरी तरह से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कई तरह के बैक्टीरिया जैसे माइकोबैक्टीरियम हो गया, पैरासाइट जैसे टॉक्सोप्लाज्मा हो गया, वायरसेस हो गया, फंजाई, यानी कोई भी माइक्रोब्स बॉडी के अंदर अगर एंट्री करेंगे तो वो पूरी तरह से सर्वाइव करना शुरू करेंगे। बॉडी की इम्यूनिटी इतनी नहीं रहेगी कि उनसे भी वो एक बैक्टीरिया, सिंपल बैक्टीरिया से भी वो फाइट कर सके, इसलिए सिंड्रोम नाम इसका दिया गया, यानी ग्रुप ऑफ different types of disease symptoms. Infected cells can survive while viruses being replicated and released. यह टैक्सोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये डिफरेंट। ट्रीटमेंट इसका कुछ नहीं है अभी तक, देयर इज नो परमानेंट क्योर ऑफ HIV। एंटी रिट्रोवायरल कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं, बस वह है कि कुछ समय तक के लिए उसके लाइफ को बस बच सकता है। पूरी तरह से क्योर होने का अभी तक इसका कोई मेडिसिन नहीं बना है। वायरस के लिए तो वैसे भी नहीं कोई मेडिसिन है, लेकिन एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स दिए जाते हैं जो बस ये काम करते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा स्लो कर देते हैं, तो बस उस पर्सन का लाइफ स्पान जो होता है वो कुछ अधिक बढ़ जाता है, बस इतना ही होता है। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ, देखो दिया है, प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ पेशेंट बट कैन नॉट बी प्रिवेंट द डेथ, लेकिन उसका डेथ नहीं को नहीं रोक सकते, उसका डेथ होना ही होना है, ठीक है, कुछ समय के लिए। हाँ, ये है प्रिवेंटिव मेजर्स अगर हम अप्लाई करते हैं तो इस डिजीज से हम बच सकते हैं। जैसे एज नो क्योर पहले से पता है, देयर इज नो प्रिवेंशन, बेस्ट ऑप्शन इसका यही है। एज इट स्प्रेड ड्यू टू द कॉन्शियस बिहेवियर, हमारा बिहेवियर होना चाहिए। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, होता ही है। सो प्रिवेंशन इज ईजी। इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी वर्क करता है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1991 में, एंड अदर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO भी इसमें काम करते हैं, जो लोगों को एजुकेट करते हैं इसके बारे में अबाउट द एड्स। उसका ये सिंबल होता है, हम देखते होंगे हर जगहों पर, किसी वॉल्स पर लगा है, कहीं पर भी, वह नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का ये सिंबल होता है। मिनिस्ट्री या जो अंडर कंट्रोल होता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। WHO भी इस पर पूरी तरह से वर्क करता है, हैज स्टार्टेड ए नंबर ऑफ प्रोग्राम्स इसके लिए, ठीक है। तो केवल प्रिवेंटिव मेजर्स ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योर तो कुछ है नहीं, इसलिए लोगों को एजुकेट किया जाता है, उसके लिए डिफरेंट जो है प्लान लॉन्च किए जाते हैं। प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ HIV इन्फेक्शन, जिसमें क्या किया जाता है, इससे जो भी ब्लड का अगर ब्लड के थ्रू, किसी फ्लूइड के ही थ्रू होना है, तो ब्लड जो भी दिया जाता है, मेकिंग ब्लड फ्रॉम द ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम HIV। तो अगर ब्लड बैंक है तो ब्लड बैंक में जो ब्लड रखा गया है या किसी को अगर ट्रांसफ्यूज करना है तो पहले उसका HIV टेस्ट होना चाहिए, और यह होता भी है। प्रेजेंट टाइम में तो यही होता है, पहले उसका HIV टेस्ट होता है तब दिया जाता है। इंश्योरिंग द यूज ऑफ ओनली डिस्पोजेबल नीडल्स, यह भी इसमें प्रेजेंट टाइम में है। एक इंजेक्शन अगर किसी को लग रहा है तो वह डिस्पोजेबल होना चाहिए, एक इंजेक्शन एक ही पर्सन को लगना चाहिए, उसके बाद वह दूसरे को नहीं लगना चाहिए। इसके ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडोम्स, ठीक है, क्योंकि यह सेक्सुअल कंटेक्ट से स्प्रेड होता है, तो WHO के थ्रू यह भी एक फैसिलिटी है। कंट्रोलिंग द ड्रग्स एब्यूज, जितने भी ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वह इंट्रावेनस ड्रग्स लेते हैं। इंट्रावेनस ड्रग्स के बारे में बताएं कि वह इंजेक्शन के थ्रू ड्रग्स लेते हैं, तो एक ही इंजेक्शन का यूज करते हैं वो जितने उसके पार्टनर्स होते हैं। तो अगर उसमें से किसी को एड्स है और इंट्रावेनसली अगर उस ड्रग्स को ले रहे हैं तो उतने के बीच में वह स्प्रेड हो जाता है, तो इसको कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोलिंग द ड्रग्स एब्यूज, एडवोकेटिंग द सेफ सेक्स एंड प्रमोटिंग द रेगुलर चेकअप फॉर द HIV सस्टेनेबल पॉपुलेशन। तो ये डिफरेंट टाइप्स के प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो हम एड्स से बच सकते हैं। ओके, थैंक्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स you can contact me Google Classroom.